हेलो एवरीवन, आज हम सब हमारे इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इन्फोसिस। एक्चुअली इंफॉर्मेशन सिस्टम इस वर्ड को कंबाइन करके इन्होंने अपना कंपनी का नाम इन्फोसिस रखा है। तो सबसे पहले हम सब इन्फोसिस के को फाउंडर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन्फोसिस के को फाउंडर है मिस्टर नागावारा रामाराव नारायण मूर्ति, जिसे हम सब मिस्टर नारायण मूर्ति के नाम से भी जानते हैं। सर का जन्म कर्नाटका में कोलार डिस्ट्रिक्ट के सिद्धघाटा में हुआ था। अब नारायण सर एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। उनके फादर एक हाई स्कूल के टीचर थे, लेकिन नारायण सर बचपन से ही एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट था। उन्होंने बिना किसी कोचिंग क्लास के अपने फ्रेंड के हेल्पिंग नोट से अपना स्टडी को कंप्लीट करता था। नारायण सर के बचपन से ही एक ही ड्रीम था कि उन्हें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट करना है। तो उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर भी कर लिया। देन नारायण सर ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एज ए चीफ सिस्टम प्रोग्रामर काम करना चालू किया, जो अहमदाबाद में एस्टेब्लिश्ड है। एंड उस टाइम नारायण सर इंडिया का पहला टाइम शेयरिंग कंप्यूटर सिस्टम पर काम कर रहे थे। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किया। अब अर्ली 70s उन्होंने अपना पहला सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग फर्म चालू किया जिसका नाम था सॉफ्ट्रॉनिक्स। बट 1.5 साल बाद कंपनी ना चलने का कारण उदास होकर मजबूरन उन्हें इस कंसल्टिंग फर्म को बंद करना पड़ा। और उस टाइम इनके लिए जॉब्स के अलावा और कोई अदर ऑप्शन था ही नहीं। और सिर्फ इसी कारण की वजह से उन्होंने पुणे में पत्नी कंप्यूटर सिस्टम के नाम के एक कंपनी में एज ए जनरल मैनेजर ज्वाइन किया। तो पत्नी सिस्टम में काम करते टाइम उन्होंने फिर से सोचा कि उन्हें अपना बिजनेस फिर से शुरू करनी चाहिए। और उन्होंने अंदर से ये फील भी किया कि उनका जन्म बिजनेस करने के लिए ही बना है, क्योंकि नारायण सर शुरू से ही बहुत ज़्यादा पैशनेट थे एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलप करने में। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम था फंडिंग का। उस टाइम उनके पास उतना पैसा था ही नहीं। तो ये था इन्फोसिस की शुरू होने का पहला का जर्नी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोसिस की स्टार्टिंग जर्नी को। अब नारायण सर की ड्रीम पेन सब कुछ देखते हुए उनकी धर्म पत्नी उन्हें मदद करने की फैसला ली। उनके पत्नी उन्हें उस टाइम 10,000 रुपीज़ की मदद की एंड उन्हें ये भी कहा कि उन्हें 3 साल तक घर की सर्वाइवल को लेकर टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद सब कुछ संभाल लेगी, आप सिर्फ अपना स्टार्टअप कंपनी पर फोकस रखिए। अब नारायण सर 1981 में अपना अपार्टमेंट के 6 सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रेंड से मिले और ये डिस्कस किया कि वे कैसे एक सॉफ्टवेयर कोड डिज़ाइन करने के लिए एक कंपनी बना सकता है। अब इसके बाद नारायण सर पत्नी पर अपना जॉब्स छोड़ दी एंड अपना न्यू प्रोजेक्ट्स पर काम करना चालू किया। अब 6 महीना की हार्ड स्ट्रगल के बाद 2 जुलाई साल 1981 में इन्फोसिस को रजिस्टर्ड किया गया। अब कंपनी के एस्टेब्लिश्ड में सर नारायण मूर्ति, नंदन नीलेकनी, NS राघवन, S गोपालकृष्णन, HD शिबूलाल, के दिनेश एंड अशोक अरोरा जी ने इसे एस्टेब्लिश किया। अब 1982 में नारायण सर उनके वाइफ के साथ पुणे में मूव कर गए एंड एक छोटा सा घर होम लोन पे खरीद लिया। अब कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस SN राघवन का घर था, बट शुरू के टाइम नारायण सर अपना घर का फ्रंट रूम एज ए ऑफिस यूज करने लगा। वे सभी 6 फ्रेंड्स वहाँ पे काम करते थे और नारायण सर की धर्मपत्नी यानी कि सुधा मूर्ति मैम क्लार्क काम, कुक काम, प्रोग्रामर का काम भी करती थी। अब घर का एक्सपेंडिचर मैनेज करने के लिए वालचंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में एज ए सीनियर सिस्टम एनालिस्ट का काम भी करती थी। अब आगे बढ़ते हुए नारायण सर अपना इन्फोसिस को लेके बेंगलोर में शिफ्ट हो गया, जब उन्हें 1983 में USA में अपना पहला कस्टमर डाटा बेसिक कॉरपोरेशन मिला। लेकिन इस बार सिर्फ नारायण मूर्ति सर अकेले शिफ्ट हुए, लेकिन कुछ दिन बाद नंदन नीलेकनी शिफ्ट हुए। देन उनके 6 मंथ के बाद उनके पूरे टीम फिर से एक होकर पूरी ताकत से काम करना स्टार्ट किया। अब इस टाइम में उन सभी का सिर्फ एक ही फोकस था, अमेरिकन मार्केट में अपना स्ट्रॉन्ग बेस बनाना होगा। लेकिन 8 साल काम करने का बाद भी उन्हें कोई ब्रॉड लेवल का अचीवमेंट मिला ही नहीं। अब 1989 में इन्फोसिस ने कार्ट सेल्मोन एसोसिएट के साथ जॉइंट वेंचर के रूप में शामिल हुए और S गोपालकृष्णन को अमेरिका में उस टाइम जॉइंट वेंचर का पब्लिक फेस बनाया गया था। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ कारणों की वजह से उस जॉइंट वेंचर शुरू होने से पहले ही टूट गया था। अब उम्मीद की सिर्फ एक ही कारण बचा था, लेकिन अब वो भी बंद हो गया। अब कंपनी पूरी तरीके से ख़त्म के मुंह पर चले गए
और इस खराब सिचुएशन को देखते हुए अशोक अरोड़ा ने अपना सारे शेयर सेल करके बाहर निकल गए, लेकिन नारायण सर की सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड गट्स ने उनकी बहुत मदद की। उन्होंने सभी शेयर होल्डर से ये कहा कि अगर वे इस कंपनी को छोड़ना चाहता है तो वे हैप्पीली चाह सकता है। वे उन सभी से सारे शेयर्स वापस खरीद लेंगे, लेकिन वे कंपनी को चालू रखेंगे। लेकिन उनके सारे पार्टनर्स रहने का डिसीजन ले लिया एंड सारे चैलेंजेस सेटबैक्स को फेस करके इस कंपनी को आगे बढ़ाने का डिसीजन लिया। तो इसे फिर से शुरू करने से पहले इन सभी ने अपना अपना काम को डिवाइड कर लिया। तो नारायण सर हमेशा मैनेजमेंट में मास्टरपीस थे, इसीलिए उन्होंने नंदन नीलेकनी सर को पूरी सेल का कंट्रोल उनके हाथ में दे दी एंड शिबूलाल एंड गोपाल कृष्णन सर को टेक्निकल डिपार्टमेंट को संभालने के लिए दिया एंड रघुवंश सर को कस्टमर हैंडलिंग एंड फॉलोअप को जिम्मेदारी दे दी एंड के दिनेश सर को हर काम की क्वालिटी चेकिंग के लिए रखा गया। अब धीरे धीरे उनके यूज़र्स बढ़ने लगे। तो 19 डिकेड्स में कंपनी अपना पहला इंटरनेशनल ऑफिस बॉस्टन में ओपन किया। अब इस टाइम इंडिया के इकोनॉमिक लिबरेशन से उन्हें सबसे ज़्यादा मदद मिला और उस टाइम से इन्फोसिस को पीछे मुड़ के कभी देखना ही नहीं पड़ा। नारायण सर अच्छे से जानते थे कि रेपुटेशन एंड इमेज ही एक कंपनी के लिए सब कुछ है, इसीलिए उन्होंने क्लेवरली इन्फोसिस के लिए एक इमेज बनाने के ऊपर काम करना चालू किया। उन्होंने एक बहुत बड़ा वर्ल्ड क्लास कैंपस बनाने के लिए ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट किया और ये इंडिया के उस टाइम के लिए दूसरे किसी भी कंपनी के कंपैरिजन में बहुत ही बड़ा था और इससे उन्हें अपना ग्लोबल कस्टमर को ये दिखाने में मदद मिली कि इन्फोसिस एक ग्लोबली कंपनी है। अब जैसे जैसे कंपनी ग्रो होता गया तो उस टाइम ऐसे बहुत सारे अदर्स बिजनेस इलीगल तरीके से अंडर द टेबल पॉलिसी से डील कर रहा था। तो उस टाइम नारायण सर लीगल बिजनेस करने पर नो कॉम्प्रोमाइज़ पॉलिसी के बेस पर ट्रांसपेरेंट तरीके से अपना सारा डील कंप्लीट करना चालू कर दिया था। अब 1993 में इन्फोसिस ने ISO 9001 टिकट एक्वायर करने के अलावा उन्होंने अब अपना कंपनी को एक पब्लिक कंपनी करने का डिसीजन लिया और टिकट एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड कंप्यूटर इंडस्ट्री के डेवलपिंग सर्टिफिकेट है और ये सर्टिफिकेट एक्चुअली सपोर्टेड बाय यूनाइटेड किंगडम एंड स्वादिश इंडस्ट्री। अब कंपनी पब्लिक होने का कारण उन्होंने अपना इक्विटी का एक हिस्सा अपने एम्प्लॉय के साथ शेयर करने का डिसीजन लिया। इससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये हुआ, दरअसल अब मैक्सिमम एम्प्लॉय के पास एक हिस्सा था एंड इससे उन सभी को इन्फोसिस अपना कंपनी लगने लगा एंड सभी ने अपना 101% देके कंपनी को एक टॉप पीक लेवल पे ले जाने का ड्रीम देखने शुरू किया। एंड नेक्स्ट 2 इयर्स में यानी कि साल 1995 में इन्फोसिस अपना ग्लोबल डेवलपमेंट सेंटर टोरंटो एंड फॉरेमोंट पे ओपन की एंड यूके में पहला यूरोपियन ऑफिस ओपन किया एंड साल 1999 में इन्फोसिस का रेवेन्यू कई गुना बढ़ गया जब कंपनी ने ये डिक्लेयर किया कि उन्होंने अपना रेवेन्यू $100 मिलियन टच कर लिया एंड ये नैस्डैक में लिस्टेड हो गया। और नैस्डैक एक अमेरिकन स्टॉक मार्केट की एक एक्सचेंज है जो न्यूयॉर्क में एस्टेब्लिश्ड है। जैसे हमारे इंडिया में मेन 2 स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे BSE एंड NSE। और ये उस टाइम था जब इन्फोसिस ने अपना कंपनी के लिए मैसिव एक्सपेंशन की प्लानिंग चालू कर दी, लाइक अपना ऑफिस वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्री में जैसे जर्मन, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, बेल्जियम एंड 2 डेवलपमेंट सेंटर US में ओपन किया। और इसके साथ साथ इन्होंने अपना बिजनेस कंसल्टिंग सर्विस भी चालू कर दिया। एंड साल 2002 में जब इन्फोसिस का नेटवर्थ $500 मिलियन पे चला गया तब नारायण सर नंदन नीलेकनी सर को कंपनी का CEO बना दिया एंड खुद कंपनी के एज ए चेयरमैन एंड चीफ मेंटर काम करने लगे। एंड साल 2005 में $6 बिलियन रेवेन्यू एंड 1,25,000 एम्प्लॉय के बेस पर इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी बन गए। अब नारायण सर उनके ये डे टू डे वाली काम एंड चेयरमैनशिप्स को मिस्टर केवी नाथ को हैंडओवर दे के खुद को कंपनी से पूरी तरीके से बाहर कर लिया एंड नेक्स्ट 2 इयर्स में उन्होंने लंदन एंड पेरिस में इन्फोसिस के लिए मार्केटिंग करना चालू कर दी। अब साल 2014 में कंपनी का रेवेन्यू जब 50,000 करोड़ क्रॉस कर गया तब इन्फोसिस ने $250 मिलियन की फंड अनाउंस की इंडियन स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए और उस टाइम इन्फोसिस के MD एंड CEO थे डॉक्टर विशाल सिक्का। एंड साल 2018 से लेके अभी तक इन्फोसिस के CEO है मिस्टर सलील परीख
और उन्होंने तब से लेकर अभी तक बहुत ही अच्छी तरीके से कंपनी को मैनेज भी कर रहा है। एंड 2021 में इनका रेवेन्यू था $14 बिलियन। वैसे इन्फोसिस बहुत सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विस प्रोवाइड करता है। उनमें से मोस्ट कुछ की प्रोडक्ट्स हैं, जैसे NIA यानी कि नेक्स्ट जनरेशन इंटीग्रेटेड AI प्लेटफॉर्म, जिसे हम सब माना के नाम से जानते हैं। नंबर 2, इन्फोसिस कंसल्टिंग, जो एक ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विस है। नंबर 3, क्लाउड बेस्ड एंटरप्राइज ट्रांसफॉर्मेशन सर्विस। नंबर 4, IIP यानी कि इन्फोसिस इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, जो एनालिटिक प्लेटफॉर्म है। नंबर 5, एजवर्फ सिस्टम, जो एक फिनाकेल एंड ग्लोबल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है। नंबर 6, डिजिटल मार्केटिंग। एंड नंबर 7, इंजीनियरिंग सर्विस एक्सेट्रा। अब हम लोग इनके मोस्ट कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो साल 2006 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया ने इन्फोसिस को लगातार 11 साल की बेस्ट सर्विस देने की वजह से उन्होंने इन्हें हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड किया। नंबर 2, साल 2012 में फोर्ब्स के अकॉर्डिंग इन्फोसिस को वर्ल्ड के सबसे यंगर कंपनी में से 19 रैंक पर चुना गया। नंबर 3, साल 2013 में इन्फोसिस को HFS रिसर्च के अकॉर्डिंग वर्ल्ड के एज ए 18 लार्जेस्ट IT सर्विस प्रोवाइडर डिक्लेयर किया गया। नंबर 4, साल 2019 में फोर्ब्स के अकॉर्डिंग इन्फोसिस वर्ल्ड के एज ए 3rd बेस्ट रिगार्डेड कंपनी डिक्लेयर किया गया। एंड उसी साल इन्फोसिस ने यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्लाइमेट अवार्ड भी जीता। नंबर 5, साल 2020 में इन्फोसिस को एवरसेंट से लीडर डिक्लेयर किया गया रिटेल एंड CPG डिजिटल सर्विस में। नंबर 6, एंड साल 2021 में इन्फोसिस को फॉरेस्टर वेब एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन एंड माइग्रेंट सर्विस में एज ए लीडर पोजीशन मिला था। एंड नारायण सर की एक कोट है जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो नारायण सर ये कहते हैं, इफ़ यू वांटेड टू क्रिएट ए ग्रेट कंपनी वी शुड बी ऑप्टिमिस्टिक। तो इसका सिंपल मतलब ही है कि अगर आप एक बहुत बड़ा कंपनी बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले एक आशावादी होना होगा। और आज इन्फोसिस सिर्फ यही सेल्फ बिलीफ सिस्टम की वजह से इंडिया के 2nd लार्जेस्ट IT कंपनी बन चुके हैं। और मैं पर्सनली स्टॉक मार्केट में इन्फोसिस को लेके हमेशा बहुत ज़्यादा बुलिश रहता हूँ, क्योंकि इनका फ्यूचर प्लान प्रोडक्ट कुछ इस तरह की है, ये फ्यूचर में और भी ज़्यादा ग्रो करेगा। तो गाइज आज वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। तो आई होप आप सभी ने वीडियो को बहुत ज़्यादा एंजॉय किए होंगे। एंड आफ्टर ऑल थैंक्स फॉर वॉचिंग।